चलिए क्लास 10 फेडरलिज्म चैप्टर नंबर 2 है ये सिविक्स का। सिविक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म पढ़ेंगे अब हम। इस चैप्टर के अंदर क्या है ये पढ़ना है हमें। ओवरव्यू इसका मतलब ये है कि in this previous chapter we noted that vertical division of power different level among different power among different levels of government is one of the major form of power sharing in modern democracy. बस इस चैप्टर के अंदर यही है कि ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है ये किस तरीके से शेयर्ड है। ये किस तरीके से शेयर्ड है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। मैंने वहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बताया था। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन पावर आप पावर शेयरिंग में से पढ़ेंगे, एक और बार देखेंगे उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर वापस आप फेडरलिज्म को पढ़ेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है। और आपको अपनी कॉपी के अंदर भी लिखना है वर्टिकल और पावर शेयरिंग के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बीच में डिफरेंस। ओके, जो मैं कहता जा रहा हूँ वो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। बाकी जब स्कूल खुलेंगे जब मैं आपके काम चेक करूँगा। मेरे पास प्रूफ भी है, ये वीडियो समझ में आ गया ना, सब लोगों को करना है। तो चलिए फेडरलिज्म पढ़ते हैं। मैं ये पूरा पैराग्राफ आपको हिंदी में बता देता हूँ, मैं कहाँ से लेकर कहाँ तक बताऊँगा। ये लेट अस गेट बैक टू द contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made to the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give the power to the regional government existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given by these governments and could be withdrawn by the central government. ठीक कह रहा है कि अपने पिछले चैप्टर पे चलिए जहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताया गया था। बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर किस तरीके से पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया था और वहाँ पर पावर शेयरिंग किस तरीके से डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में हुई थी। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी, वहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट थी, वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट थी और सबके बीच में जो पावर थी वो डिवाइडेड थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर थी और वो कोई भी पावर किसी भी गवर्नमेंट से ले सकती थी, वापस ले सकती थी कोई भी पावर। तो बाद में बेल्जियम जो है वो 1993 में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लौट आया। लेकिन श्रीलंका के अंदर क्या था, श्रीलंका के अंदर भी जो तमिल्स लोग थे उन्होंने भी जो अलग स्टेट की अलग इलम की मांग की थी। इलम तमिल में इलम बोलते हैं स्टेट्स को। अलग इलम की मांग की थी। लिट्टे के बारे में मैंने पढ़ाया है पहले वाले चैप्टर में, आप पढ़िएगा जरूर। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power of divided between a central authority and the various constituent units of the country. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फेडरल से लेकर कंट्री तक ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लिख लीजिएगा फेडरल की डेफिनेशन को, याद कर लीजिएगा, अपने मन के अंदर डाल लीजिएगा। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिवाइडेड हो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस यूनिट्स के बीच में। यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी क्या हो, सेंट्रल अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और वेरियस यूनिट्स किसको बताया गया है यहाँ पर, वेरियस बताया गया डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट जो आपके नगर निगम वगैरह होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, जो नगर की गवर्नमेंट होती है, उनको वेरियस यूनिट्स बताया गया। उनके बीच में पावर शेयरिंग होनी चाहिए, तभी फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म के अंदर हमेशा 3 तरह की 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट होनी चाहिए। हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होगी जिस भी कंट्री के अंदर हमेशा बहुत सारी टाइप की गवर्नमेंट रहेंगी, ठीक है। फेडरल फॉर्म क्यों ज़रूरी है ये हम आगे जरूर पढ़ेंगे। One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subject of a common national interest. फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, फेडरलिज्म के अंदर होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ इंटरेस्ट यानी कि कुछ बेसिक इंटरेस्ट पर कानून बनाती है, जबकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट पर के राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है।
तो संविधान ने सबको जिनसे जिनसे इन दोनों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसी वजह से दोनों गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, किन किन विषयों पर वो कानून बनाएंगे, ठीक है। तो उनमें से मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि रक्षा जो पूरे देश की रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्रालय होता है, उस गृह रक्षा के मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, ठीक है, और उसी का कानून पूरे राज्य की सरकारों को मानना पड़ता है, ठीक है। जबकि जो है हमारा विदेश मंत्रालय, उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, ठीक है, और कोई राज्य सरकार के पास विदेश मंत्रालय नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फेडरलिज्म किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। सभी स्टेट्स के बीच में, सभी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में पावर का डिवाइड, ठीक है, पावर को डिवाइड करना होता है फेडरल के अंदर। The other are governments are the level of province or state that look after much the day-to-day administrative of their state. Both these levels of government enjoy the power independent of the other. दोनों ही कोई भी किसी भी गवर्नमेंट की पावर, तीनों ही गवर्नमेंट, मान लो तीनों ही गवर्नमेंट, हमारे लिए तीनों ही गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास कितने तरह के टायर हैं, हमारे पास 3 तरह के टायर हैं इंडिया के अंदर। पहला है स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। तो सभी की अपनी अपनी पावरें हैं, ठीक है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार के अंडर आती है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ हैं जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, ठीक है। यहाँ पर राज्यों की सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, ठीक है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे इंडिया में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब में ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया यहाँ पर है, साउथ अफ्रीका, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेसी जरूरी है, डेमोक्रेसी के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होनी जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी इफेक्टिव रूप से वर्क करती है। In a sense, federations are concentrated with contrasted with the unitary governments. Under the unitary system, either there is only one level of government of the subunits are subordinate to the central government. फेडरेशंस के अंदर जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है, फेडरेशन के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है वो सबऑर्डिनेट नहीं है, वो ना किसी के नीचे नहीं है, ठीक है, किसी के नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है। और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच परस्पर संबंध बने रहने चाहिए। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। और याद रहे कि राज्य सरकार को फेडरल फॉर्म के अंदर कभी भी राज्य सरकार ऑर्डर नहीं दे सकती, सीधे ऑर्डर नहीं दे सकती, ठीक है। State government has a power of its own of which it is not answerable to the central government. Both these government are separately answerable to the people. दोनों ही तरह की सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। फीचर्स की फीचर हम कल समझते हैं, इतना समझिएगा।